आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 बरखा गीत। कवि परिचय है इसमें रामनाथ अवस्थी। तो सबसे पहले कवि परिचय। रामनाथ अवस्थी का जन्म 8 नवंबर सन 1924 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वे आधुनिक हिंदी गीतों के सशक्त रचनाकार हैं। राष्ट्रीय स्तर के मंची कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आपके गीत प्रकृति, प्रेम, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं। ठीक है। अब रामनाथ अवस्थी जी हैं, इनका जन्म हुआ 8 नवंबर सन 1924 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ये आधुनिक हिंदी गीतों के सशक्त रचनाकार हैं। जो आधुनिक हिंदी गीत है, ठीक है, उसके सशक्त रचनाकार हैं। राष्ट्रीय स्तर के मंची कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आपकी जो कवि है राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के जो कवि हैं उनके साथ मंचासीन हैं। ठीक है। और आपका नाम वहाँ पर सम्मान के साथ लिया जाता है। आपके गीत प्राकृत, प्रेम, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं। आपने जो गीत लिखा वो गीत हैं प्राकृतिक, प्रेम, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा सन 1990 में इन्हें साहित्य महोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रात और शहनाई, आग और पराग तथा बंद न करना द्वार आदि। ठीक है। आपकी रचना में हिंदी साहित्य सम्मेलन 1990 इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। इस सम्मेलन में साहित्यिक महोपाध्याय की उपाधि से आपको विभूषित किया गया। आप विभूषित किए गए। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी रचना में है रात और शहनाई, आग और पराग तथा बंद न करना द्वार आदि आपकी प्रमुख रचना है। अवस्थी जी के गीतों में भाव, प्रणवता और लयात्मक अनुगूंज का विस्तार प्राप्त होता है। गीत को लोकप्रियता प्रदान करने में इनका महान योगदान है। ठीक है। आपकी जो लिखी गई शैली में है गीत जो हैं वो हैं भाव प्रवणता, ठीक है, और लयात्मकता। लय के साथ आपके गीत हैं। अनुगूंज का विस्तार प्राप्त होता है। गीत को लोकप्रियता प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। गीतों को जो लोकप्रियता प्राप्त है उनमें कवि रामनाथ अवस्थी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। रामनाथ अवस्थी हिंदी के उन थोड़े से गीतकारों में हैं जो पढ़ने और सुनने दोनों ही स्तरों पर सामान्य रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब इनकी रचना में ये बताया गया, देखा गया कि ये उन गीतकारों में शामिल हैं, उन रचनाकारों में से हैं जिनकी रचनाओं को पढ़ना और सुनना दोनों ही स्तरों पर समान रूप से प्रभावित करते हैं। दोनों ही स्तर से महत्वपूर्ण हैं। हिंदी के बच्चन के बाद रामनाथ अवस्थी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मंच और साहित्य में सामान्य स्थान है। ठीक है। हिंदी में जो बच्चन हैं, ठीक है, उनके बाद जो रामनाथ अवस्थी जी हैं, ठीक है, रामनाथ अवस्थी उनके बाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मंच और साहित्य में सामान्य स्थान प्राप्त है। आगे है इसमें केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव में पढ़ेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा वर्णन के संदर्भ में अपनी आत्म अनुभूति को ही विस्तारित किया है। ठीक है। इस पाठ में जो है केंद्रीय भाव, इस केंद्रीय भाव में ये बताया गया है कि जो वर्षा गीत है, वर्षा गीत में इसको विस्तार के बारे में विस्तार से उसके सौंदर्य और अनुभूति के बारे में वर्णन किया गया है। निरंतर एक अपूर्णता का अभाव गीतकार के अंतर्मन में क्रियाशील है। ठीक है। इसमें जो गीतकार हैं उसके मन में एक अपूर्णता का अभाव है, पूर्ण नहीं है, एक कमी है। ठीक है। उसको क्रियाशील किया गया है। इस अपूर्णता को वर्षा का उल्लास और वर्षा की प्रकृति संवेदन भी पूर्ण नहीं कर पाती है। ठीक है। जो ये कमी है, इस कमी को वर्षा ऋतु में जो उल्लास आते हैं, खुशियाँ आती हैं, वर्षा ऋतु की जो प्राकृतिक पूर्णता और संवेदना है वो भी इसको पूर्ण नहीं कर पाती। वर्षा ने यद्यपि पृथ्वी को हरा भरा बना दिया, मरुस्थल भी वर्षा से गीला हुआ। वृक्षों के पल्लवों में सघनता आई,
बांसुरी की तान छेड़ी, लेकिन इस प्राकृतिक उल्लास के बीच कवि की वेदना को विराम नहीं मिल पाया है। ठीक है। वर्षा के आगमन के बीच वियोगजन अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन इस गीत को विरुद्ध अनुभूतियों के संयोग परक सौंदर्य में बदल देता है। ठीक है। इसमें गीत में ये बताया गया कि वर्षा में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, वर्षा के गिरने से पल्लव पत्ते बढ़े, वृक्ष बढ़ने लगे, बांसुरी की तान छेड़ी गई। ठीक है। प्राकृतिक उल्लास के बीच कवियों की जो वो विराम नहीं मिला, वेदना को विराम नहीं मिला। वर्षा के आगमन के बीच वियोगजन जो अनुभूति हैं वो प्रभावशील हैं। ठीक है। और वही संयोग परक सौंदर्य में बदल देती है।